नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। चीन में हर रोज 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। चीन से सटे देश जापान, ताइवान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया में संक्रमण की रफ्तार हर रोज बढ़ती जा रही है। रूस, फ्रांस में भी 50,000 से ऊपर केस आ रहे हैं। भारत की बात करें तो अभी हर रोज 4,000 के नीचे कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारी वैक्सीन अच्छी है, इम्यूनिटी मजबूत हुई है। इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का कहना है कि एहतियात बेहद जरूरी है, इसलिए सरकार ने गाइडलाइंस फॉलो करने को कहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मास्क और हाथ धोने जैसे रूल्स को फॉलो करने की बात कही। बात सीरियस इसलिए भी है कि आज भी आगरा में चीन से आए एक शख्स के कोरोना होने की पुष्टि हुई है। अगर इसे रोकना है तो परहेज करना होगा, लेकिन कांग्रेस को इन सब में सियासत नजर आ रही है। कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि मोदी सरकार अगर कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस ला रही है तो उसके पीछे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकना है। कोरोना और उसे लेकर चल रही पॉलिटिक्स को पर देखिए ये खास रिपोर्ट। चीन झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, संक्रमण के आंकड़े छिपाए जा रहा है, मौत के नंबर मिटाए जा रहा है। यह खबर किसी और ने नहीं, जिनपिंग के अफसर ने ही लीक की है, ताकि कोरोना पर जिनपिंग की करतूत का पता दुनिया को चल सके। क्योंकि हकीकत यह है कि महज 20 दिन में चीन की 17.65% आबादी यानी कि 25 करोड़ लोगों को कोरोना ने दबोच लिया है। चीन में कोरोना संक्रमण पर आई जानकारी ब्रिटेन की हेल्थ डेटा फर्म एयरफिनिटी के दावे के बिल्कुल करीब है, जिसमें कहा गया है कि चीन में कोरोना से रोजाना 5,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं और एक दिन में 10 लाख से ज्यादा कोविड से लोग संक्रमित हो रहे हैं। जनवरी में चीन में कोरोना ब्लास्ट हो सकता है। इस एयरफिनिटी मॉडल का अनुमान है कि जनवरी में रोजाना 37 लाख और मार्च 2023 में 42 लाख तक लोग हर रोज इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हॉटस्पॉट चीन का बीजिंग और ग्वांगडोंग बन सकता है, क्योंकि सिर्फ बीजिंग में हर रोज 10,000 लोगों की मौत हो रही है। 21 दिसंबर को करीब 10,700 लोगों की डेथ हुई, जो हाईएस्ट अभी तक का आंकड़ा है, जिसमें बुजुर्गों के साथ साथ 20 साल के युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। जो लोग देश में अभी भी मास्क पहनने से बच रहे हैं, कोरोना और मास्क पर सियासत कर रहे हैं, इंडिया चीन की कोरोना पॉलिसी को समझा रहे हैं, मोदी की पुरानी तस्वीरें चिपकाकर कोरोना पर सरकार के आदेश का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको ये आंकड़े और कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए जो चीन से आई हैं। सबसे पहले चीन की ये तस्वीर दिखा देते हैं। चांगझाऊ के जियांगसू में लाश ही लाश है। 5 डेड बॉडी इस कमरे में है। दूसरा कमरा डेड बॉडी से भरा हुआ है। फर्श पर डेड बॉडी, स्ट्रेचर पर डेड बॉडी, कॉरिडोर में डेड बॉडी, लाशों की लंबी कतार। ये सभी डेड बॉडी शमशान में अपने नंबर का इंतजार कर रही हैं। रास्ता लाशों से भरा है, जो पहले से 10 गुना से ज्यादा है। एक दूसरा वीडियो भी आया है। चांगझाऊ में ऐसे एक नहीं, तमाम स्टोरेज बनाए गए हैं जहां लाशें ही लाशें पड़ी हैं। चीन की सरकार वीडियो नहीं भेज रही है, लेकिन चीन के लोग सोशल मीडिया पर यह वीडियो डाल रहे हैं। समझ सकते हैं चीनी सरकार के आंकड़े और हकीकत में कितना फर्क है। चीन के हालात पर खबर भेज रही जेनिफर जिंग ने बताया है कि बीजिंग के यूक्रेनिंग में तो मीट कोल्ड स्टोरेज में 15,000 शव रखे गए हैं और अभी भी कई शव खुले पड़े हैं। पार्टी सचिव
इनलिन जो खुद कोरोना से संक्रमित हैं, जब उन्होंने इतनी लाशें देखी तो वो रो पड़े। लाशों को रखने के लिए और भी अधिक कोल्ड स्टोरेज और गोदाम को तलाशने का आदेश दे दिया। जिन लोगों को मोदी सरकार की मौजूदा कोरोना पॉलिसी में राजनीति नजर आती है, वो चीन के इस वीडियो को भी देख ले कि चीन में कोरोना के हालात क्या है। बाजार, गली, मोहल्ले, मेट्रो, हर जगह कोरोना संक्रमित है। मेट्रो में एक कोरोना पीड़ित गिर गया है, जिसे गार्ड उठा कर ले गए। चीन का सच क्या है समझ सकते हैं। एक तस्वीर हो तो बताएं, हालात कितने खराब हैं। जियांगसू में एक्सप्रेस डिलीवरी का बैकलॉग पहाड़ की तरह दिख रहा है। कोरोना इतना फैला है कि किसी ने भी इसे डिलीवर नहीं किया। अब चीन की इन तस्वीरों को देखिए और मोदी सरकार जो कह रही है उसे सुनिए और मानिए। जिनपिंग से चीजें संभल नहीं रही हैं और मोदी ऐसा होने देना नहीं चाहते। बात सियासत की नहीं है, बात मेंटेलिटी की है। समझने की बात यह है कि मुल्क कितना भी बड़ा हो, महामारी के हालात हर कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन हिंदुस्तान में लगता यह है कि मोदी के विरोधी ताक में बैठे हैं, कब एक वेव आए और मोदी पर हमला करने का मौका मिल जाए। जब पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा था, जब पूरी दुनिया ने अंदेशा जताया था कि सबसे ज्यादा मौत हिंदुस्तान में होने वाली है, लेकिन मोदी सरकार अपनी कोरोना पॉलिसी लेकर आई। दिक्कत तो हुई, लेकिन समाधान भी लेकर आई। अब एक बार फिर विरोधी मोदी की पुरानी तस्वीर लगाकर मोदी के मास्क मैनेजमेंट और कोरोना पॉलिसी पर अनाप शनाप लिखना शुरू कर दिए हैं, जिसमें कांग्रेस नंबर 1 पर है, क्योंकि मोदी सरकार ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ पर कोरोना अलर्ट की चिट्ठी भेज दी थी, जो इतनी नागवार गुजरी कि पूरे देश के कांग्रेसी भड़क गए। मोदी की कोरोना पॉलिसी पर विरोध के एक नहीं कई सैंपल हैं। ये सैंपल नॉर्थ वेस्ट मुंबई कांग्रेस सेवा दल से आया है। ये मान्यवर मुंबई कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं। जिस तरह से ये रिएक्ट कर रहे हैं, उससे समझ सकते हैं कि कोरोना को लेकर सियासत कौन कर रहा है। गो गो कोरोना गो 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 कोरोना गो 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 कोरोना गो। कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो। अब दिल्ली की तरफ ले ले। मोदी जी, आपने हमें फार्मूला दिया था, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिए जलाओ और चिल्लाओ कोरोना गो गो गो। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देख करके, दिल्ली में मिले इतने बड़े जन समर्थन को देख के मोदी जी आपकी तो पूरी गैस ही निकल गई और आपके मंत्री लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह अनाप शनाप बक रहे हैं और कहते हैं ये कोरोना फैला रहा है राहुल गांधी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम ताली बजाएंगे, जब हम ताली बजाएंगे, जब हम घंटी बजाएंगे, जब हम ये दिए जलाएंगे, तो कोरोना रहेगा कहां? आपने थाली बजवाई थी ना हमसे, आपने दिए जलवाए थे ना हमसे, आपने ताली बजवाई थी ना हमसे, आपने घंटी बजवाई थी ना हमसे, आपने शंखनाद भी करवाया था। हम सब ये करेंगे, मगर भारत जोड़ो यात्रा को रुकने नहीं देंगे। जितनी आप में ताकत है आप लगा लीजिए, ये यात्रा बढ़ती जाएगी, कश्मीर के लाल चौक में झंडा फहराएगी। भारत के वासियों आइए 2 जनवरी से फिर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएं। सच तो यह है कि बात सियासत की है ही नहीं,
1 अरब 40 करोड़ की आवाम की जिंदगी की बात है। कोरोना की भयानक यादें न देश भूला है न सरकार भूली है। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, तो मोदी सरकार कोरोना वायरस लेकर नहीं आई है। ये महज इत्तेफाक है। जब चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, उसी वक्त हिंदुस्तान में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उसी दौरान पूरी दुनिया ने चीन से आने वाले कोरोना के खतरे को महसूस किया। जापान में 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना के मिले। साउथ कोरिया में 60,000 के करीब, फ्रांस में 54,000 केस सामने आए, हांगकांग में 22,000, ताइवान में 18,000 हर रोज केस आ रहे हैं। फ्रांस, रूस में हर रोज हजारों कोरोना केस आ रहे हैं। भारत में हर रोज का यह आंकड़ा अभी 4,000 के नीचे का है। सरकार पहले से इसीलिए आगाह कर रही है। विपक्ष के तौर पर सरकार का विरोध करना सही है, लेकिन मौका कुछ और तरीका कुछ, ये सवाल खड़े करता है। लेकिन मोदी ने कोरोना पर भी मन की बात कही, जो रेडियो पर चला, जो टीवी पर चला, जो पूरे देश ने सुना। वो सुनिए जरा। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है। इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री अलर्ट कर रहे हैं, राज्य सरकार हिदायतें दे रही है, फिर भी इसके बाद बहुत से लोग छुट्टियां मनाने निकल रहे हैं। छुट्टियां मनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब भीड़ में बिना मास्क पहने लोग निकल रहे हैं। क्रिसमस के दिन भी ऐसा दिखा। नए साल पर लाखों भक्त शिरडी आते हैं। यहाँ भी भक्तों का आना शुरू हो गया है, लेकिन मुंह पर मास्क नहीं है। बात बस इतनी सी है। विरोधी तर्क ये देते हैं कि चीन नहीं, ये भारत है। ये बात सच है, लेकिन चीन और भारत में क्या फर्क है वो भी समझ लीजिए। याद कीजिए, जब चीन और भारत कोरोना वैक्सीन बनवा रहे थे, तो सारे मोदी विरोधी सरकार के खिलाफ स्क्रिप्ट लिख रहे थे। वैक्सीन आई तो बिना ट्रायल के लगाई। वैक्सीन काम करेगी कि नहीं, क्या गारंटी है। कोई कह रहा था वैक्सीन लगवाऊंगा ही नहीं, ये तो मोदी वैक्सीन है। लेकिन अब देखिए, चाइनीज वैक्सीन तो फेल हो गई है। विरोधी जिसे मोदी वैक्सीन कह रहे थे, वही वैक्सीन आज बचा रही है। मोदी ने जब पहली बार लॉकडाउन लगाया था, लोगों ने कहा था बगैर स्टडी के लॉकडाउन लगा दिया। शी जिनपिंग जीरो कोविड पॉलिसी लेकर आए, वो फेल हो गई। मोदी ने दूसरी बार लॉकडाउन नहीं लगाया, तो लोगों ने कहा अब लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। अब डॉक्टर कह रहे हैं धीरे धीरे भारत में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। अब वायरस आता है तो जान का खतरा नहीं रहता। B.7 है, इसके दो मेन चीजें हैं। एक तो ये है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब कि ये ज्यादा जल्दी इन्फेक्ट करता है लोगों को, ज्यादा जल्दी फैलता है एज कम्पेयर टू ओल्डर स्ट्रेन। दूसरा ये है कि इसके में इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, कि जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है पहले कोविड से, या जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है, उनमें भी फिर से कोविड ये वायरस कर सकता है जो नया स्ट्रेन है। लेकिन क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, वो इस वायरस को और ज्यादा फैलने नहीं देते, और इसलिए माइल्ड इलनेस ही रहता है, और इसलिए सीवियर इलनेस नहीं होता जिससे हॉस्पिटल जाना पड़े या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो या जान का खतरा हो। इसलिए केसेस हमारे बढ़ सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि कई लोगों में थोड़ा सा ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन जो हमने लास्ट ईयर देखा था डेल्टा वेव में, कि एकदम बहुत लोगों को निमोनिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, ऐसी स्थिति लगता नहीं कि हम इसको देखेंगे। मोदी विरोधी इस बात को समझे। जिनपिंग ने सारे काम उल्टे किए, जिसका हर्जाना वहां के लाखों लोगों को भरना पड़ रहा है। मोदी ने सही तरीके से सही फैसले लिए, इसलिए लाखों लोगों की जान बच रही है। लेकिन ये बात विरोधी 2024 तक नहीं बताएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल जी के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अटल जी को अपने अपने तरीके से याद किया। राहुल गांधी भी कल अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर जा सकते हैं। अटल जी एक शानदार राजनेता थे, उतने ही प्रखर कवि भी थे। बड़ी बड़ी बातों को बड़ी सहज तरीके से अपनी कविता के जरिए कह देते थे।
अटल जी सबके थे, सबके अपने थे, सबको स्वीकार्य थे। यही वजह है कि दिल्ली से लखनऊ तक और पटना से भोपाल तक अटल बिहारी वाजपेयी सबकी स्मृतियों में थे। अटल जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के दूसरे तमाम नेताओं ने उन्हें पुष्प समर्पित किए। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भोपाल में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों ने भी अटल जी को अपने अपने तरीके से याद किया। पटना में नीतीश कुमार ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन लखनऊ का उत्सव सबसे अलग था। लखनऊ में एक मंच सजाया गया। मौका अटल जी की जयंती का था। सामने योगी आदित्यनाथ बैठे थे और मंच पर कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में बातें शुरू की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वर्ष में एक बार कभी सम्मेलन सुनते हैं। पिछली बार इन्होंने सुना था, मैंने शुभकामना दी तो लौट के आए वापस। इस बार अच्छा तो क्या सोच रहा है, 2 कम सम्मेलन में मैं बोल दूं? ब्राह्मण जरूर हूं, भगवान नहीं हूं मैं। हमारे दोनों मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। कभी बहुत घबराए हुए महाराज जी आधे, कभी तो देखने गए आपको बाहर की गाड़ी पे आए हो तो बुलडोजर पे आए। ये मध्य प्रदेश से हमारा एक कवि आया है, कह रहा भाई साहब आपको सीट कैसे आते हैं? मैंने जैसे सीएम आते हैं प्रोटोकॉल लगता है, गाड़ी आती है। नहीं गाड़ी में आते हैं। मैंने कहा गाड़ी में आते हैं भाई। सामने योगी आदित्यनाथ हों, उनकी कैबिनेट के कई मंत्री हों, हंसी ठिठोली का माहौल हो और उसमें अगर राहुल गांधी का प्रसंग आ जाए तो सोचिए क्या होगा। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। दक्षिण से यात्रा करते हुए वो दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। बीजेपी बार बार कहती है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़ें, पहले अपनी पार्टी जोड़ लें। कई जगह कांग्रेस में कलह की बातें सामने आ चुकी हैं। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई सबके सामने है, इसलिए कुमार विश्वास ने राजस्थान वाला सिरा पहले पकड़ा। एक तो मैं भाजपा के नेता बैठे हैं, अध्यक्ष जी चले गए, वो व्यस्त थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चले गए। ये भाजपा के नेता है, आप लोग इतने ज्यादा उतारे क्यों रहते हो? हर जगह ही जीतना है, तुम ही जीतोगे। थोड़ा चैन लो भाई। वो बेचारे दूसरे भी 1-2 पार्टी सरकार में है, उनको भी जीने दो। मैं परसों जयपुर गया था और मैंने माइक से भी बोला, बेचारे अशोक गहलोत कितने सभ्य आदमी, उनकी ये हालत कर रखी है लोगों ने कि 5 विधायक बाथरूम चले जाएं तो बाहर कुर्सी बिछा लेते हैं। ये पीछे की खिड़की से अमित भाई को निकाल कर ले गए। क्या हालत है ऐसे में। लेकिन अब अच्छा है, मैं इस मंच से, देखिए डिप्टी सीएम का मंच है, मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। राहुल गांधी जब ठीक काम कर रहे हैं। कल मैं गया था इंदौर, लोगों ने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी के कारण यह यात्रा हुई है। मैंने कहा इसी को पलट के मैं कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह के कारण ही राहुल गांधी सड़क पर है। मतलब यात्रा, अरे आप गलत समझ रहे हैं। आप फिर गलत समझ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि यात्रा निकली है, अच्छा है। जन यात्रा निकली है, जन यात्रा निकले, वर यात्रा निकले, अच्छा है। बहुमत मिले नहीं तो बहु मिले, कुछ तो मिले, कुछ तो हो। पॉलिटिक्स में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कवि इस टाइमिंग की अहमियत समझते हैं। पिछले दिनों चुनाव हुए तो बीजेपी ने गुजरात जीता, कांग्रेस ने हिमाचल जीता, केजरीवाल ने एमसीडी का चुनाव जीता, डिंपल यादव ने मैनपुरी का चुनाव जीता। लखनऊ में इन सब की बातें हुई, लेकिन कुमार विश्वास ने कांग्रेस के मणिशंकर का जिक्र जिस संदर्भ में किया वो सुनने लायक है। क्या रिजल्ट आया है। आहा, चुनाव के बाद सब खुश हैं। इस बार जो चुनाव हुए सब प्रसन्न हो गए। भाजपा वाले प्रसन्न हो गए कि गुजरात में रिकॉर्ड बना दिया, कांग्रेस वाले प्रसन्न हो गए चलो कहीं तो जीते, हिमाचल में जीत गए। हमने जो वायरस छोड़ा वो प्रसन्न के नगर पालिका जीत गया। अखिलेश यादव प्रसन्न के चलो पिताजी की सीट जो है वो घर की बहू को मिल गई। जयंत प्रसन्न के खतौली बच गई।
इसे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सब प्रसन्न। कि मेरे जीने में मरने में, ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषी बैठे हैं, पंडित जी बड़े विद्वान आदमी हैं। मैंने इन्हें हेमंत पांडे की अभी दिखाई थी जन्म पत्री, तो मुझसे बताने लगे, चिंतित होकर बोले कि इनकी कुंडली में तो शनि नीच का है। तो मैंने कहा इससे ज्यादा नीच का है? बोले नहीं, इतना नीच का नहीं है। अच्छा ये बताइए पंडित जी, आप ये जो आप लोग लिखते हैं कि मैं शब्द वालों का ऐसा चलेगा, नए शब्द वालों, ऐसे कैसे हो सकता है? मणिशंकर अय्यर और मोदी का मामला एक जैसा कैसे हो सकता है? राजनीति में रहते हुए भी कविता कहानियों से अटल जी का रिश्ता भी अटूट था। अपनी कविताओं के जरिए कड़ी से कड़ी बात को आसानी से कह देना अटल जी को बखूबी आता था। उनके जन्मदिन पर उन्हीं के अंदाज में कुमार विश्वास भी कभी योगी पर चुटकी लेते तो कभी मोदी पर। यूपी में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की जितनी चर्चा होती है, उनका एंटी रोमियो स्क्वाड भी उतनी ही चर्चा में रहा है। कुमार विश्वास बोलना शुरू हुए तो उसका जिक्र भी बीच बीच में खींच लाए। मैं चाहता हूँ तो इतनी भीड़ आ जाती है कि मैं बांधा गया तो 1 लाख आदमी आ गया, तो वो हमारे साथ जो बंबई की लड़कियां आती हैं वो मुझसे कहती हैं सर ह्यूज क्राउड। मैंने कहा तू इतनी दुखी क्यों है, अब तो रोमियो स्क्वाड लग गया है, चिंता मत कर। महाराज जी ने ऐसी हालत कर दी है, पहले लड़की लेट आती थी माँ बाप चिंतित होते थे, बेटा कहाँ रह गई, कहाँ रह गई। अब लड़का लेट आता है तो माँ बाप बोलते हैं बेटा कहीं कुछ तो नहीं रहा है। क्या करिए आप, मतलब अभी हमारे कवि कहते थे, मुझे मारे भी सब चढ़ाते थे, मैं जाता हूँ तुम क्या प्रेम के कवि हो, तुम्हारे मुख्यमंत्री ने प्रेम पे अंकुश लगा दिया। खबरदार जो हमारे सीएम के बारे में गलत बोला। हर आदमी का अपना एक एजेंडा होता है। प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बात अलग है, कुछ लोग पैक करा के ले गए। अब प्रेम को लेकर मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है ना किया है। कवियों की एक आदत होती है, वो मूड में होते हैं तो किसी भी बात को पकड़कर कहीं भी इशारा कर देते हैं। लखनऊ का एक कार्यक्रम यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करवाते हैं। जब वो मंत्री भी नहीं थे तब से ये कार्यक्रम करवाते आए हैं। बीजेपी के तमाम नेता और तमाम सपोर्टर इस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही कुमार विश्वास ने सामने किसी चाय वाले को देखा, उन्होंने उस पर भी 2 लाइन बोल दी। चाय आ गई? नहीं, इनके कार्यक्रम में चाय वाले को मत रोको। चाय वाले को जिसने रोका उसकी दुकान बंद हो गई। कोरोना आजकल फिर लौट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री इसे लेकर तमाम जरूरी बैठकें कर रहे हैं। कोरोना को लेकर इन दिनों पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोकने को कहा है, तो कांग्रेस के सभी नेताओं ने इसे बीजेपी का डर बता दिया। पहली लहर की तमाम यादें आज भी लोगों के मन से गई नहीं है। कुमार विश्वास इसे अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर कोरोना मनुष्य होता तो भारत में आने पर वो डिप्रेशन में मर जाता, क्योंकि पूरी दुनिया में जो गया तो लोग भयभीत हुए। हिंदुस्तान में तो उसका उत्सव मनाया। किसी की घरवाली पिज्जा बना रही है, किसी की बर्गर बना रही है, किसी के बाल काट रही है। ऊपर से वो हमारे प्रधानमंत्री, वो अलग कार्यक्रम है। उन्होंने कहा शाम को 5 बजे मेरे को एक कांग्रेसी का फोन आया, बोले भाई साहब शाम को क्या होगा 5 बजे? मैंने कहा आवाज आएगी। बोले कैसे? मैंने कहा जो उनके समर्थक है वो थाली पीटेंगे और तुम लोग छाती पीटोगे, आवाज आएगी। तालियां आप कम बजाते, आवाज कम आ रही। कुमार विश्वास ऐसे कई मंच पर नजर आते हैं जहां बीजेपी के सीनियर लीडर्स भी मौजूद होते हैं। ब्रजेश पाठक से उनका कनेक्शन और इक्वेशन भी बहुत पुराना है, लेकिन बीजेपी पर भी कटाक्ष करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। वो कब योगी पर बोलें और कब प्रधानमंत्री पर बोलना शुरू कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। लखनऊ के इस मंच पर कुमार विश्वास ने प्रियंका गांधी का भी नाम लिया। ये तो दिक्कत है, ये जब भाजपा सरकार में आते हैं, कवियों के बड़े बुरे दिन आते हैं। एक तो पेमेंट नहीं करते, भाई साहब राष्ट्र के लिए समर्पित कार्यक्रम है, आ जाइए। क्या मतलब है बताओ, है जो फोन करेगा भाजपाई, आप तो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं भाई साहब।
आपके 20 लाख भाई साहब कैसे दे पाएंगे? जनता जनार्दन सुनेगी भाई साहब, राष्ट्र के नाम एक शाम है। मैं चला नोएडा से, मैंने पेट्रोल पंप पे गाड़ियां लगवाई, मैंने पेट्रोल पंप के मालिक से कहा राष्ट्र के नाम भर दे। उसने कहा दिमाग खराब है, पैसे लगेंगे। मैंने कहा उसको समझा जो बुला रहा है, मैं भी उससे यही कह रहा हूं। मेरे को तो भैया दुनिया चंद्र टरे सूरज टरे 24 दिसंबर मुझे लिखनी पड़ती है, अगली साल की लिख ली मैंने अभी, क्योंकि भाई जो है वो छोड़े नहीं। और पिछली बार मेरे मुंह से शुभकामना निकली थी कि मंत्री हो के क्या मांगू, कुछ बड़ा बने तो मांगू। इस बार शुभकामना फलित हुई, पर ये लालची आदमी इस बार भी कुछ नहीं दिया, तो अब मेरे मुंह से फिर शुभकामना निकली है, उप मुख्यमंत्री हो के क्या मांगू, कुछ बड़ा बने तो मांगू भैया। हम इसी काम को आ रहे हैं। बताओ, हमारी कविता प्रधानमंत्री जी ने वहां बोली जाके बनारस में, कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूं, मैं काशी हूं। हमारी कविता प्रियंका गांधी जी ने इस्तेमाल करी किसान आंदोलन में, जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने, भगवान का सौदा करता है। इन दोनों पार्टियों ने हमारी कविता का इस्तेमाल करा, और एक पार्टी जो हमने बनाई उसने तो कवि का इस्तेमाल करा। और तीनों कुछ देने को तैयार नहीं है। बहुत अच्छे। कविता लिखना सिर्फ अटल जी का शौक नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई कविताएं लिखी हैं। कभी कभी किसी मौके पर उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। पीएम मोदी साहित्य में भी रुचि रखते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। कुमार विश्वास ये बात समझते हैं, इसलिए बहाना भले ही ब्रजेश पाठक को बना रहे थे, लेकिन वो अपने व्यंग बाण मोदी पर चला रहे थे। अटल जी के लिए बैठे हैं ना, अटल जी की याद में बैठे हैं। एक ऐसा कवि जिसने इस देश के, लोग प्रधानमंत्री बहुत होते हैं यार, अभी देश के प्रधानमंत्री भी आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, हमारे प्रशंसक हैं, सैकड़ों बार नीचे बैठ के सुना है, 3-3 बजे तक कार्यक्रम उन्होंने सुना है ब्रजेश भैया, और वो तो पेमेंट भी करते थे। मतलब मतलब एक बात बता रहा हूं, आप अन्यथा मत लीजिए, एक बात बता रहा हूं। तो वो अभी वो दूर है पद उसका, तो उसने कहा बाद में कर लेंगे, जब हमारा नंबर आएगा तब क्या करेंगे। लेकिन वो सुनते थे रात भर, और वहीं से वो जुमले सीखे सारे, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए और फला, वो सब कवि सम्मेलन से आया। तो इसलिए आप सब का सौभाग्य है कि आज अटल जी के स्मरण में हम बैठे। विपक्ष के नेता ईडी को लेकर कई बार सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। ईडी जब भी विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ एक्शन लेता है तो पूरा विपक्ष इसे सरकार से जोड़ देता है। ओपोजिशन हर बात पर मुद्दा तलाशी लेता है। कुछ दिन पहले नामीबिया से लाए चीतों को ही ले लीजिए, उसकी आवाज को लेकर अखिलेश यादव ने कमेंट किया था। कुमार विश्वास ईडी से लेकर चीते तक की कहानी कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी सुनिए। अभी तो प्रधानमंत्री वो चीते ले आए जन्मदिन पे, चीते भाई 1 महीने तक चीता आया चीता सोया। वो चीते ने मुंह खोला तो मेरे कुत्ते से भी खराब आवाज निकली उसकी। बोले चीता आ गया चीता। एक लड़की तो चैनल वाली चीते की ड्रेस पहन के, मैं डर गया, मैंने फोन करा, लाली कहाँ है तू बेटा? बोले भैया मैं तो चैनल में हूं। मैंने कहा मैं डर गया, तू जंगल में तो नहीं चली गई? बोली क्यों? मैंने कहा 3 चीती आई हैं, 5 चीते, अनुपात गलत है बच्चे, ऐसे नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना पड़ता है सबका। और चीता ऐसे जाता है, चीता ऐसे सोता है, और जब चीते छुट गए खबर खत्म हो गई तो अगले दिन क्या चलाई, चीता 10 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ता है। तो वो चिड़ा हुआ कांग्रेसी मुझसे करता, इसके पीछे ईडी लगाओ, 500 की स्पीड पकड़ेगा ये। राजनेता और कवि ये दोनों ही कई बातें इशारों में कह देते हैं। अटल जी को इसमें महारत हासिल थी। वो विरोधियों पर बरसते भी थे, लेकिन किसी से बैर नहीं रखते थे। इसलिए दूसरे दलों के नेता भी उनकी बात धैर्य से सुनते थे, उनसे लगाव रखते थे। बिहार में बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार अटल जी को याद करते हैं, तो इसकी वजह भी यही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, और जिस प्रकार से देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया, और जो कुछ भी हमारा अपना अनुभव है, एक एमपी के रूप में भी जो उनका हम देखते रहते थे, उनकी बात सुनते रहते थे, और बाद में जब हम लोग उनके साथ हो गए और जो सरकार बनी और जिस तरह से काम हुआ पूरे देश भर के विकास के लिए, हम कभी भूल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह का निर्णय ले लिया। अटल जी ने सदैव मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी।
और यही कारण था कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में दुनिया के अंदर और देश के अंदर उनकी स्वीकार्यता थी। हर व्यक्ति बड़े सम्मान और बड़ी श्रद्धा के साथ सरदेव अटल जी का स्मरण करता रहे, आज भी करता है। उस समय उन्हें सम्मान देता था। जब वैश्विक मंच पर भारत के सामने कोई संकट आता था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उन्हें तत्कालीन सरकारें वही सम्मान देती थी। भारत का नेतृत्व करने के लिए दुनिया में भेजते थे। हमेशा इस बात को कहते थे कि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन जब देश का हित सामने आएगा तो हमें दल के हित से महत्वपूर्ण देश का हित हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इस सरदेव अटल जी ने कहा था। अटल जी का व्यक्तित्व जितना विराट था, उनके मन में जनता के लिए जो भाव था, उसे हर नेता को सीख लेनी चाहिए। अटल जी को याद करते हुए कुमार जब अपनी बात खत्म करते हैं तो सियासत को यही संदेश देते हैं कि राजा अंधा हो जाए तो आगे के लोग वहां नहीं करेंगे, तुम पर जिम्मेदारी है पीछे वालों सारे लोग। कि राजा अंधा हो जाए तो सेवा धंधा हो जाए तो छवि दिखलाने वाला खंबा छवि प्रबंधा हो जाए तो युग कवि मत को खुद को तुम निर्बल या कमजोर। इसके आखिर में एक शब्द आएगा, जोर से बोलना। कोई नेता भ्रष्टाचार की सोचता हो तो आज की आवाज से डरे। युग कवि मत समझो खुद को तुम निर्बल या कमजोर। वाणी में भरकर जनता के संकल्पों का जोर। चौराहों पर अभय पुकारो, चोर चोर चोर। चौराहों पर अभय पुकारो। नेताजी स्वर्गीय हो गए, हमने कितनी खिलाफ उनके कविताएं पढ़ी, सामने पढ़ी, लेकिन जब भी नेताजी एयरपोर्ट पे मिले, ओ क्या चल रहा, क्या बहुत सदा पूछते थे जनता क्या सुन रही है, क्या कह रही है। और आप बैठे हैं इसलिए कह रहा हूं, यही बात आपको बड़ा बनाती है और बड़ा बनाएगी। आप सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं। कह रहा बहुत अच्छा। कानपुर की एक एसबीआई ब्रांच में लूट की सनसनीखेज वारदात हुई। लुटेरों ने बैंक के पीछे खाली पड़े एक प्लॉट से करीब 4 फुट चौड़ी और 10 फीट लंबी एक सुरंग खोदकर स्ट्रांग रूम तक पहुंच बनाई और फिर गोल्ड कैश में रखे 1 करोड़ के गोल्ड पार कर दिए। इस पूरी घटना में न तो बैंक का अलार्म बजा, न लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। बताया जा रहा है कि वारदात वाली रात स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी खराब था। अब पुलिस टीम बनाकर इस गोल्ड लूट की जांच कर रही है। कानपुर में गोल्ड हेस्ट कांड को अंजाम दिया गया है। लुटेरे संचेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 1 करोड़ का सोना ले उड़े और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मामले की खबर लगते ही इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की पड़ताल की। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे हुए कानपुर नगर में चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल शुक्रवार को जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुलती है तो पता लगता है कि सुरंग बना करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखे हुए 1 किलो 800 ग्राम सोने को चोरी कर लिया गया है, जिसकी कीमत बाजार में 95 लाख रुपए है। हैरानी की बात यह है कि कानपुर नगर कमिश्नरेट का जो हिस्सा है, ये अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात किया जाए तो इस पूरे इलाके में मूवमेंट होता है ट्रैफिक का। हाईवे से सटी हुई ये पूरी प्रॉपर्टी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां पर बनी हुई है उसके ठीक बगल का ये प्लॉट है, ये पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है और इस खाली पड़े हुए प्लॉट का चोरों ने इस्तेमाल किया सुरंग बनाने के लिए। इनके स्ट्रांग रूम में जहाँ पर कैश चेस्ट है और उसके बगल में गोल्ड चेस्ट है, तो बैंक के पिछवाड़े से स्ट्रांग रूम के बाहर से ही एक इनकी अपनी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उसमें झाड़ी झंकार है। उसके अंदर से सुरंग लगा के इनके में चोरों ने एंट्री करके गोल्ड का जो चेस्ट था उसका जो दरवाजा है उसको किसी रॉड से खोला है तथा संपूर्ण गोल्ड उसमें से चोरी कर लिया गया है। हालांकि चोरी से पहले पूरी प्लानिंग की गई, बाकायदा पहले रेकी की, फिर ये सुरंग खोदी गई और इस तरह से लुटेरे
गोल्ड चेस्ट तक पहुंचे। उसके बाद गैस कटर का इस्तेमाल कर सोने की सेफ को काटा और 1 करोड़ का सोना चोरी कर ले गए। जो ये सुरंग आप देख रहे हैं, इस सुरंग को बनाने में निश्चित तौर पर 15 से 20 दिन जरूर लगे होंगे और आसानी से चोर इन्हीं सुरंग के जरिए अंदर दाखिल हुए हैं। लेट के ही इस सुरंग में दाखिल हुआ जा सकता है क्योंकि आगे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा नैरो है, लेकिन जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि ये सुरंग एल शेप में है, यानी कि कोई भी इसमें अगर घुसना चाहता है तो उसको लेट करके इस सुरंग के माध्यम से अंदर जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम कोशिश करें तो लेट के यहाँ आप जा पाएंगे, उसके बाद अगर आप बैठ के सोचें कि आप अंदर जाएं तो शायद आप नहीं जा पाएंगे। लेट के आपको अंदर जाना पड़ेगा और सुरंग सीधा नहीं जाती है, सुरंग यहाँ से एल शेप में हो जाती है, यानी कि सीधा जाने के बाद राइट टर्न लेती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि राइट टर्न लेने के बाद जब ये सुरंग जो कि 8 फुट के आसपास है, ये सीधा खुलती है उस स्ट्रांग रूम में जहां पर सोना रखा हुआ था, वो सोना जो लोगों ने यहां पर दिया था लोन लेने के लिए। और अगर ये सुरंग बनाई जाती है 8 फुट की और उसके बाद सीधे चोर घुसते हैं स्ट्रांग रूम के अंदर, यानी कि उनके पास कितनी मजबूत और एग्जैक्ट जानकारी थी कि अगर सुरंग यहां से बनाई जाती है स्ट्रांग रूम में खुलेगी, यानी कि उनके पास पूरी जानकारी थी, रखी थी। और यहां पर देखिए जो मिट्टी निकाली गई है, इस मिट्टी को निकाल करके बाकायदा दूसरी जहां रखा गया है ईंटें निकले हैं, यानी कि ईंटों को भी यहां पर तोड़ा गया है और उसके बाद ये सुरंग बनाई गई है। करोड़ों की गोल्ड लूट में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लुटेरों ने गोल्ड चेस्ट से 1 करोड़ का गोल्ड गायब किया, उसके ठीक बगल में रखे कैश चेस्ट को छुआ तक नहीं। जिस कैश चेस्ट को वो छोड़ गए उसमें 35 लाख रुपए कैश थे, लेकिन वो रकम बैंक में सुरक्षित मिली। पुलिस मान रही है कि उन्हें सोना चोरी करने में सुबह हो गई होगी। ऐसे में पकड़े जाने के डर से कैश की सेफ को मौके पर ही छोड़ गए। हैरानी की बात यह है कि चोरी के दौरान न तो बैंक का अलार्म बजा और चोरी की जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खराब मिले। जो पुलिस है उसका कहना है कि बगैर किसी कर्मचारी की सम्मिलियत के बगैर ऐसी चोरी को अंजाम देना संभव नजर नहीं आता है। हैरानी की बात यह है कि बैंक के अंदर कोई अलार्म नहीं बजता है, सीसीटीवी जरूर इंस्टॉल्ड है, लेकिन चोरी से ठीक पहले वो सीसीटीवी बंद होते हैं। ये इत्तेफाक होता है या फिर इसको कोई कर देता है, इसको लेकर के कानपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इंग्लिश फिल्म और वेब सीरीज मनी हाइस्ट में भी इसी तरीके की चोरी स्पेन में दिखाई गई थी, जब चोर स्पेन की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ है कानपुर में। हालांकि पुलिस का ये शक बेवजह नहीं है। आखिर लुटेरों को ये कैसे मालूम पड़ा कि सुरंग कहां और कैसे खोदी जाए और सुरंग को कहां से एल शेप दिया जाए ताकि ठीक उसी जगह तक पहुंचा जा सके जहां गोल्ड चेस्ट रखा है। चोरों को मालूम था कि जहां गोल्ड चेस्ट रखा है वहां का फर्श मजबूत है, इसीलिए वो ड्रिल मशीन लेकर आए थे जिससे फर्श तोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। यही नहीं, चोरों को शायद ये भी मालूम था कि बैंक में ऑडिट चल रहा है और ऑडिट टीम और बैंक के कुछ कर्मचारी रात के 11 बजे तक अंदर मौजूद होते हैं। इन सभी जानकारियों को जुटाने के बाद ही चोरों ने इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। अब हम आपको बैंक के इस पूरे इलाके को दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको पता लगेगा कि आखिर चोर बैंक के पीछे इस खाली प्लॉट तक कैसे पहुंचे और इस गोल्ड हेस्ट को अंजाम दिया। कानपुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में हुई हैरान कर देने वाली चोरी की घटना की तफ्तीश में पता चला है कि चोरों ने इस पूरे मामले में जो रूट इस्तेमाल किया वो दरअसल सामने आप बाउंड्री वॉल देखिए, उसके ठीक पीछे खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। खाली प्लॉट के जरिए चोर दाखिल होते हैं सीढ़ी के जरिए, और सामने जो आप सीढ़ियां देख रही हैं इन्हीं सीढ़ियों से चोर नीचे उतरते हैं। वो सामने का रास्ता तय करते हैं और उसके बाद सीढ़ी लगा करके इसी छत के ऊपर आते हैं। इस छत से, जिस छत पर इस समय इंडिया टीवी की टीम मौजूद है, यानी कि हम मौजूद हैं, यहां से आते हैं और उसके बाद यानी कि ये जो हिस्सा है, ये पूरा जो एरिया है, ये बैंक की एक्चुअल छत है, जिसके नीचे वो लॉकर रूम है, वो जगह मौजूद है जहां पर चोरों ने घात लगाई, जहां पर चोरों ने सुरंग बनाई और उसके बाद 95 लाख रुपए की कीमत के जो सोना है उसको चोरी किया। ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी का इस्तेमाल चोरों ने किया है। इस सीढ़ी को चोर खुद लेकर के आए हैं, तो ऐसे में यहाँ के जो फिंगरप्रिंट्स होंगे वो क्राइम ब्रांच कानपुर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं सीढ़ी का इस्तेमाल करके चोर नीचे गए हैं, स्ट्रांग रूम तक पहुंचे हैं, और ये पूरा वो ज्योग्राफिकल एरिया है जहां से
चोरों ने निश्चित तौर पर इस पूरे एरिया के बारे में समझा है, जानकारी ली है, रेकी की है, किसी आपसी आदमी से इंफॉर्मेशन ली है और उसके बाद चोर पहुंच गए हैं स्ट्रांग रूम तक। सवाल तो ये भी है कि क्या सुरंग बनाने के दौरान इतने दिनों में एक बार भी बैंक में तैनात सुरक्षा गार्ड को इसकी भनक नहीं लगी? क्या पास के ही पेट्रोल पंप पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को कोई शक नहीं हुआ? क्या किसी ने लुटेरों को इस तरफ आते जाते नहीं देखा? पुलिस अब पूरी घटना की पड़ताल में लगी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।